हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के पेपर को देखेंगे। पेपर संपन्न हुआ था 31/5/2015 को दोस्तों। तो इस पेपर में दोस्तों हम पहले हिंदी के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले जो वीडियोज अपलोड करे गए हैं उनमें भी प्रश्न पत्र ना सॉल्व करके दोस्तों टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया यूपी ट्रिपल एससी के सारे क्वेश्चंस को, लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा और पेपर वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को देख सकते हैं अंत तक। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से 2015 में जितने प्रश्न पत्र संपन्न हुए तो तब से लेके अभी 2020 तक जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षाएं संपन्न कराई हैं सारी परीक्षाओं का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और व्याख्या सहित सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं प्रश्न पत्र को। जैसे पार्ट 1 में दोस्तों हम हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता की बात करेंगे। जो जूनियर असिस्टेंट में पूछा जाता है जो क्वेश्चन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दोस्तों आते हैं। 40 के 40 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, योगदान में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप दोस्तों एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा समास है, पॉज कर करके। मैं तो जल्दी जल्दी बताता चला जाऊँगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों योगदान में यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक, तो यहाँ पार्ट 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में आता है कि उत्तर पद किस समास में प्रधान होता है, तो आपको थोड़ा ये याद रखने का पड़ेगा कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। जो पूर्व पद होता है वो गौण, गौण मतलब द्वितीय जिसकी उतनी प्रधानता ना हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। और दोस्तों कर्मधारय समास का भी समझ लीजिए। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष होता है। एक जो विशेष होता है दोस्तों वो संज्ञा पद होता है, विशेषण होता है वो संज्ञा पद की विशेषता बताता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपका होगा उत्धन श्वास, यानी तीसरा पार्ट आपका सही होगा। और ये व्यंजन संधि है दोस्तों। डिटेल में व्यंजन संधि हमने डिस्कस करी है, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या फिर मतलबी? तो दोस्तों जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए शब्द आता है स्वार्थी, यानी दूसरा पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको बताना है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ के दूसरा शब्द बना देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहिर उपसर्ग है ये वाला, जहाँ पर राम है हलंत भी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यहाँ पर आपको बताना मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए हम चारों वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। दूसरा वाक्य है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तीसरा है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। चौथा है यह वही बच्चा है जिसे बैले मारा है। तो दोस्तों जो दूसरा पार्ट है वो आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलते हैं तो उनके मिलने से आपका संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेन और रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये जो उक्ति कही है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आपका चौथा पार्ट यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो दोस्तों मर्यादा जो है वो आपकी द्विवेदी युग की एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों, दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चला गया, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों ये इस साइड काव्य पंक्तियां दी गई हैं और रचनाकार दिए गए हैं इस साइड। ठीक, दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जैसे पहला है अज्ञे रचनाकार हैं, यहाँ पर जो पंक्ति है पहली ए पार्ट में भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। ठीक, भेदा ये लिखा हुआ। बिहारी है दूसरे कवि और आगे लिखा है हम राज्य के लिए मरते हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। तुलसीदास बतरस लालच। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं। तो इनको जैसे यहाँ पर ये पहली पंक्ति है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। ठीक, तो यहाँ पर तुलसीदास से मैच हो जाएगी। और जो हम राज्य के लिए मरते हैं दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं, तो ये इससे मैच हो जाएंगी।
फिर अगला जो है बतरस लालच, ये उपमान मैले हो गए हैं दोस्तों, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये अज्ञे जी ने लिखा हुआ है, ठीक। और फिर जो नेक्स्ट है बतरस लालच लाल की, ये तो पूरा फेमस ही है, दोहा जो है बिहारी जी का है, ठीक। तो ये आपका इस तरह मैच हो गया, आप सही कूट का चयन कर लेंगे, तीसरा पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 9 से 10 में प्रश्न के लिए यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। कृतज्ञ का दोस्तों विलोम होता है कृतज्ञ, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं संकीर्ण, संकीर्ण का आपको विलोम बताना है, तो दोस्तों इसको ट्राई करिए, यहाँ पर तीसरा पार्ट आपका सही होगा विकीर्ण, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 11 से 12 में प्रश्न में दोस्तों निर्देश दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनना है। मृगधर, तो दोस्तों मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। मृगधर का पर्याय होता है शिव, ठीक। और भी पर्यायवाची अगर हम बात करें दोस्तों मृगधर या शिव जी के, तो जैसे महेश बहुत ही फेमस है, ठीक। ब्रह्मा विष्णु महेश आता है ना, तो वो महेश जो है वो शिव जी का होता है। देवाधिदेव भी होता है, ठीक। देवाधिदेव महादेव, उमापति होता है, त्रिपुरारी होता है, इत्यादि जो है आपके शिव जी के पर्यायवाची होते हैं। पराग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग का पर्यायवाची दोस्तों आपको बताना, भारती, फूल, सुगंध, सुकुमार। तो दोस्तों पराग का जो पर्याय होता है वो आपका होता है सुगंध, तीसरा पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और पर्याय इसकी बात करें तो दोस्तों जो खुशबू, परिमल, सुरभि, महक आदि जो हैं वो पराग के पर्याय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 से 15 के लिए निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें, ठीक। तो जैसे यहाँ लिखा है गयंद, 13वें नंबर में गयंद, तो गयंद का जो आपको बताना है कि क्या मतलब होगा, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा या बड़ा हाथी। तो दोस्तों चौथा पार्ट सही होगा, बड़ा हाथी होता है गयंद का मतलब। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मूढ़ चेता, मूढ़ चेता का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों मूढ़ चेता मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक, मूर्ख। तो यहाँ तीसरा पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 15वें प्रश्न में बताना है प्रायोगिक, प्रायोगिक का क्या तात्पर्य होता है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन। जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, दूसरा है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, तीसरा है जिसका प्रयोग भविष्य में हो, चौथा है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों प्रायोगिक का मतलब होता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, अर्थात आपका दूसरा पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16वें प्रश्न में दोस्तों लिखा हुआ खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अनुप्रास का चयन करना है कि सॉरी कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। तो पहला है उपमा, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है संभावना, चौथा है उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है वो उपमा अलंकार होगा, इसलिए क्योंकि जब किसी वस्तु, उपमा अलंकार में होता यह है कि जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों खिली हुई हवा आई फिरकी सी, हवा की तुलना करी जा रही, फिरकी सी आई, तो दोस्तों यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन है विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना या फिर उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अलंकार है वो है आपका विरोधाभास, यानी पहला पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर पापी मनुष्य मुख से राम नाम निकाल रहे तो विरोध की बात करी गई है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव। दोस्तों यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रति जो दोस्तों होता है वो श्रृंगार रस के लिए स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें आपको निर्देश दिया है 19 से 22वें प्रश्न के लिए। निर्देश क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में उनकी प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक। आपको पहला और छठवां जो है वो वाक्य दिया गया है, फिर कह रहा बीच वाले जो 4 अंश हैं वो या, रा, लावा के अंतर्गत बिना क्रम में है, ठीक। चारों अंशों को उचित विकल्प चुने, तो मतलब चारों अंशों को हमको मिला के लिखना है। तो दोस्तों पहले तो हम इसको पूरा पढ़ते हैं फिर इसको हम मिला पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है पहला जो है वो लिखा हुआ कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों
के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के आत्मरक्षा, तो यहाँ पर आत्मरक्षा के बाद अब कौन सा वाक्य आएगा कि रपट तथा पुलिस, ये तो आएगा नहीं, बातों से यही निष्कर्ष। कुल मिला के आत्मरक्षा बातों, तो ये भी नहीं आएगा, कोई कनेक्टिंग वर्ड तो हो। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की बातों, ये ऐसा हो सकता है। फिर लिखा होगा कुल मिलाकर आत्मरक्षा, ला पार्ट देखें, कुल मिलाकर आत्मरक्षा छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए, ये भी नहीं आया। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामलों में महिला आयोग, ये होगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर यानी आपका वा जो है वो सबसे पहले आएगा। और ऐसा दोस्तों आपका तीसरा ही पार्ट में हो रहा है, तो यही सही हो जाएगा। अब आपको एक बार आपको पहला ही सेंटेंस मिला के पहले ऑप्शन देखना, हो सकता है वा से केवल एक ही से ऑप्शन हो आपका, जैसे यहाँ एक है तो आपका काम बन गया। और देखेंगे फिर इसको सही तरीके से सजा के वा के बाद या, फिर रा, फिर ला ला के, तो आपको एक भावपूर्ण वाक्य पूरा मिलेगा। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामलों में महिला आयोग, फिर या पार्ट चलेंगे, महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, ये आपको अपने से पढ़ के करना है, हमारे बताने देने से आपको इसमें फ़ायदा नहीं होता। आप अपने से इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको होने लग जाएंगे। जैसे लिखा हुआ, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौसीतला, इसका शिकार हो जाता और उसके आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला, प्राय यह रोग गाय के थनों में होता है, हाथों में छोटे घाव फुंसियां हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही होगा, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौसीतला। ठीक, यानी या पार्ट तो ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा वा पार्ट, प्राय यह रोग गाय के थनों में, यानी या वा। ठीक, तो ये आपका जो है वो दूसरे पार्ट में है, तो ये सही हो जाएगा। प्राय यह रोग गाय के थनों में होता है, फिर इसके बाद ला आएगा। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला, फिर इसके बाद ला आएगा, इसका शिकार हो जाता है, और उसके फिर छठवां पार्ट आ जाएगा, हाथों में छोटे घाव व फुंसियां हो जाती हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर दोस्तों पहले हम छह लाइनें पढ़ते हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले आप यहाँ दोस्तों ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन दोस्तों लिख नहीं पाए, लेकिन हम इसको आपको करके बताते हैं। यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो होगा, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास के बाद आपका आएगा की प्रगति। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति, यानी वा पार्ट आएगा। फिर इसके बाद आएगा कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण के बाद आएगा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, यानी ला आएगा के जरिए। ला के बाद आपका जो आएगा वो आएगा जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, या आएगा। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, फिर या के बाद आएगा रा, योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो दोस्तों ये सेंटेंस आप खुद ही पढ़ेंगे और क्रम से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर भी मैं इनको करवा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां नंबर। तो यहाँ दोस्तों 22 में दिया गया है, हाँ ये प्रश्न है, राज्य को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं, योजना आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों का उनका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्रम होगा, राज्य को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, ये आपका होगा रा नंबर आएगा पहले। राज्य को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, तो यह आ जाएगा जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य, फिर आएगा आपका वा, उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का, फिर आएगा आपका ला, देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, यानी रा या वा ला। तो यहाँ आपका दूसरा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है निर्देश में 23 से लेकर जो 27वें नंबर के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है।
जो अवतरण दिया गया है उसको पढ़कर आपको। तो दोस्तों एक बार हम नज़र डाले दे रहे हैं जल्दी जल्दी अवतरण पर, क्या इसका तात्पर्य, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अवतरण में लिखा है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। दोस्तों ये पूरी लाइन जो दी गई है, जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं, उनके लिए कहा गया कि उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। और फिर अगली पंक्ति में कह रहा है कि जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, ठीक, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। फिर कह रहा है कि जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, ठीक, यहाँ पर होगा। फिर अगली लाइन में कहता है, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है, ठीक। तो यहाँ ये अच्छी बात कही गई कि अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। इसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है, ठीक। अब दोस्तों इतना पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके जवाब देंगे। यहाँ पर 23वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि, भीड़ का इस्तेमाल। तो दोस्तों जो उत्तर दिया है आयोग ने उसमें है भीड़ में कवि। इसका उपर्युक्त जो सही शीर्षक है वो होगा भीड़ में कवि, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भीड़ से मुक्ति का उपाय है, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना, भीड़ में नहीं सर। दोस्तों लास्ट वाली आपने लाइन देखी होगी, उसमें कह रहा था कि जब तक हम अपनी शक्ल नहीं देखते भीड़ में तब तक हम इसमें फंसे रहते हैं। तो दोस्तों भीड़ में अपनी शक्ल देखना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है, ठीक। एक मिनट, ये आपका 24वें नंबर का जो सही आंसर है वो चौथा पार्ट, भीड़ में अपनी शक्ल देखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भीड़ किनके लिए रुकावट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें एक लाइन दी थी, जो मोटर से चल रहे हैं उनके लिए भीड़ जो है वो रुकावट का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका पहला ही पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, जनता। तो दोस्तों भीड़ में फंसे लोगों का जो है प्रयोग भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध ही किया जाता है, भीड़ का जो इस्तेमाल है। तो यहाँ दूसरा पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो उसमें दोस्तों अभी जब अपन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखा था जो सत्ताधारी लोग होते हैं तो वही लोग भीड़ का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरा पार्ट सही मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों 28 से लेकर 31 के लिए अलग निर्देश दिए गए हैं और इसमें क्या कह रहा है कि 3 त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य छांट के लिखना है। यानी 3 गलतियों वाले हैं, एक में गलती नहीं होगी, जिसमें गलती नहीं उसका चयन करके हमको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम वाक्य देखते हैं, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक। दोस्तों इसमें जो आपका दूसरा पार्ट है वही एकदम सही है, बाकी आप देखते ही गलत खुद ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपका पढ़ने में लगेगा ही कि मैं सारी रात जागता रहा। यहाँ पर मैं इस तरह लिखा जाएगा, यही आपका सही है, बाकी जो है वो त्रुटिपूर्ण है। 30वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ
उस समय तक तुम पढ़ते रहना। और फिर अगला कह रहा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो दूसरा पार्ट है वो ज़्यादा सही है, सबसे उपयुक्त आंसर है। उत्तर कुंजी में भी दोस्तों यही आंसर दिया गया कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। दोस्तों चौथे पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर ना और नहीं का ही डिफरेंस है, लेकिन जो आपका सही होगा वो ना वाला ही होगा कि जब तक मैं ना आऊँ, ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अगला 31वें प्रश्न की बात करते हैं कि यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। तो दोस्तों आसानी सहित कर सकता हूँ, ये बड़ा अच्छा नहीं लगा। दूसरा देखते हैं, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तीसरे में है यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। चौथे में है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो दूसरा पार्ट होगा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 32 से 35 में, निम्नलिखित वाक्यों में एक एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय, यश, प्रशासन या अहिंसा पर आधारित था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो था गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय। ठीक, तो यहाँ धर्म के साथ न्याय शब्द आएगा, ज़्यादा सबसे उपयुक्त है। अगर हम लगाएं गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित था तो ये अनुपयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होगा गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो कौन सा आपको सही है वो भरना है। पहला है धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष आएगा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। तो यहाँ आपका चौथा पार्ट सही होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, विकास के लिए आर्थिक विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलता आवश्यक होती है। तो दोस्तों विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सबसे बेस्ट है, आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो दोस्तों जो ला होता है, ला जब बोलते हैं तो दोस्तों इसमें पार्श्व से हवा निकलती है, तो ये आपका जो है पार्श्विक व्यंजन होता है। जबकि जो रा होता है दोस्तों ये आपका लुंठित व्यंजन में आता है, रा। ठीक, रा जब बोलते हैं ना तो आपकी जीभ को मोड़ना पड़ता है, जबकि जो ला है वो आपका ला पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उनमें किस प्रकार का शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर आगत। तो दोस्तों जो उन्मेष शब्द होता है वो आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक, तो यहाँ पहला पार्ट आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है 38वां, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। तो दोस्तों खड़ी बोली में जो है आपको ने प्रसर्ग मिलता है, खड़ी बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर। जैसे बोलते हैं ना मैंने, तुमने, ऐसे बोला जाता है। कहीं कहीं की भाषा मारो, तारो, ये राजस्थानी में बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर खड़ी बोली का जो प्रसर्ग होता है वो आपका ने होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तीसरा पार्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा भारतवर्ष के लिए दोस्तों सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम सुझाया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों कर्मधारय समास, जब हमने पहला ही प्रश्न जो किया था उसमें दोस्तों हमने बताया था कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। तो जिस समास में ऐसा हो वहाँ पर दोस्तों आपका कर्मधारय समास होता है। तो ये आपका पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के वीडियो लेक्चर में आपको हिंदी का ही कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों इसी प्रश्न पत्र का जूनियर असिस्टेंट का जो 2015 में परीक्षा संपन्न हुई थी, रीजनिंग के प्रश्न मिल जाएंगे सारे, फिर जो दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के मध्य जरूर शेयर करिएगा
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और मैं भी वीडियो बनाने में और ज़्यादा एफर्ट लगाऊं, अपना और ज़्यादा प्रयास करूं। और जो भी कुछ कमियां हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।